हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग की वजह से खास तौर पर देख रहे हैं और दुनिया भर में हमारे देखने वाले इंतजार भी करते हैं। हम इस वक्त 3 प्रोग्राम हर दिन दे रहे हैं उसी जंग पर, एक किसी एक्सपर्ट से इंटरव्यू, उसके अलावा 12:30 बजे लाइव आधा घंटे का, और रात के 9 बजे नजर दुनिया पर, उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट न्यूज होती है। जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें क्या कुछ है इस चैनल में। आज हम शेख मंजूर साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं, आज कल वो अपने वतन श्रीनगर में हैं, वहीं से बात कर रहे हैं। इस वक्त जंग को 31वां दिन है आज। इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए। तकरीबन 9,000 लोग मारे जा चुके गाजा में, और उसके अलावा 1500 के आसपास का फिगर बताया जाता है इजराइल में। और उनके फौजियों की तादाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद उनके मुताबिक तकरीबन 30 फौजियों की है। और इसमें पिछले 2-3 दिन में 2 अहम वाकयात हुए हैं। एक तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जंग को फैलने से रोकना है तो बमबारी बंद करें गाजा पर। दूसरी बात यह कि हर ऑप्शन ओपन है। और तीसरी बात यह कि हम पूरी तरह से तैयार हैं हर सिनेरियो के लिए। तो ये बहुत ही अहम बात, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली है इस जंग की। दूसरा वाकया हुआ है, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया। उसके बाद वो अम्मान गए, अरब फॉरेन मिनिस्टर से मिले और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मिले। उन्होंने सीज फायर की डिमांड के लिए ये कह दिया कि अगर सीज फायर को माना गया तो उससे हमास की हिम्मत बढ़ेगी, वो और मजबूत होगा। आखिर इसमें जंगबंदी अब होगी या नहीं, क्या ये जंग लंबी चलेगी, क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बात कर रहे हैं शेख मंजूर साहब से। वेलकम है शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। आपने हमें वक्त दिया, अपने दिल्ली से बाहर जाते रहते हुए भी श्रीनगर में भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि 1 महीना हो गया, आज 31वां दिन है। अब आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि उस इलाके की जंग की 31 दिन जो वो एक लंबी मुद्दत मानी जाती है, क्या जंग जारी रहेगी, क्या कुछ होगा? देखिए, ये जंग अब अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ये तो अब क्लियर हो गया है कि अमेरिका ही डिसाइड कर रहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कल भी इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहा कि अभी हम जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने कहा, उनका ये सोचना है कि इससे अगर हमने इस वक्त जंगबंदी की तो इससे जो हमस का जो है एजेंडा वो पूरा हो जाएगा, इसलिए वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो वार थिएटर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये इस वजह से उन्होंने कहा, जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने तकरीर जो की थी, जो मैसूस वहां पर लोग थे मौजूद, तो जब उसने कहा कि अगर हम तमाशाई नहीं रहेंगे अब इस हालत को देखकर, और इनको अगर जंगबंदी बंद नहीं हुई तो हो सकता है ये वार खित्ते के दूसरे इलाकों में भी बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। एक तरफ से वो चाहते हैं ये वार न बढ़े और सारा जो है फोकस हमस पर रहे, ताकि वो इसकी बैकबोन जो है तोड़ डाले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हिजबुल्लाह इस वार को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता है। वो भी ज्यादा देर तक इसमें तमाशाई बनकर नहीं रहना चाहते हैं। कल रात को इसके लेक्चर के बाद कल रात उन्होंने कई टावर्स जो है इजरायली जो थे मॉनिटरिंग टावर्स थे, उनको निशाना भी बनाया। इस वजह से उनका भी ये है कि नेचुरली जितने लोग, तकरीबन 10,000 के करीब अब लोग मर गए वहां पर, और
एडवांस ग्रेजुअली वो सेंट्रल गाजा तक पहुंच गए हैं। इनके फोर्सेस जो कोशिश कर रहे हैं वो इसको तकरीबन डिवाइड करना चाहते हैं ताकि एक गैप जैसे हो, ताकि उनको ऑपरेशन में सहूलियत हो। और ये भी है कि अमेरिका के जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वहां पर उनके साथ कोऑर्डिनेट करते काम कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं किस तरीके से हमले किया जाए। लेकिन ये मुझे अमेरिका का समझ में ही नहीं। एक तरफ वो कहता हम नहीं चाहते हैं सिविलियन कैजुअलिटीज हो, दूसरी तरफ उनको एनकरेज करते हैं। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है, ये इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो सिर्फ प्लीड कर सकते हैं, वो कोई एक्शन भी नहीं ले। हालांकि वो एटलीस्ट अमेरिका को फर्म उनके, ये हमें पता है मिलिटरली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो कारतूस तक नहीं बनाते हैं। टैंक या बख्तरबंद गाड़ी या आर्मोर्ड कार्स, मिसाइल्स, उनकी तो बात ही छोड़िए। उनके पास एक कोई फैक्ट्री भी नहीं होगी शायद, आर्म्स डिफेंस फैक्ट्री भी नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी नहीं होगी। ये उनका अलमिया है। उन्होंने सिर्फ अयाशा या याचल खरीदे या पैलेसेस खरीदे या उसी में उन्होंने अपनी जिंदगी उसी में बसर की, और इसी वजह से वो इतने डिपेंडेंट है यूरोप पर रहे हैं पास्ट में कि सारा जो उनका आर्म्स एम्यूनिशन इवन ट्रेनिंग जो है वही कराते हैं। वहां उनको ये रिपेयर करने के लिए कोई, वो क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, एक चीज कर सकते थे, अमेरिका के साथ वो उसको फर्मली ताल्लुकात पर कहते हम नजरसानी करेंगे। अगर ताल्लुकात तोड़ेंगे भी नहीं, अगर ऐसी हालत रही हम उस पर नजरसानी करेंगे, या एटलीस्ट एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स को वहां से विड्रा करते। एक किस्म की इनडायरेक्टली वो होता था, प्रेशर पॉलिटिक्स भी काम करता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा शेख साहब, आज 31 दिन हो गए, इसमें जो इजराइल ने एक अपना मकसद बताया था कि हम पूरी तरह से हमास को तबाह कर देंगे। कल ही हम देख रहे थे कि उनके डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा कि हम याह्या सिनवर, जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं गाजा में हमास के, हम उनको कत्ल कर देंगे। और अगर गाजा के लोग चाहें जंग जल्दी बंद कराना तो वो खुद ही उनको कत्ल कर दें। इस किस्म की बातें कह रहे हैं। इस 31 दिन में ना तो वो अपने कैदी छुड़ा सके और ना ही लीडरशिप को खत्म कर सके। क्या आपको हिजबुल्लाह के लीडर की जो तकरीर है उसके बाद ये जंग और बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं वो बहुत ही गैर यकीनी हालात हैं। देखिए, अगर कंटिन्यूसली गाजा पर मजीद कुछ दिनों के लिए इनका ऑनस्लॉट रहा तो नेचुरली ये जंग बढ़ जाएगा, ये फिर कन्फाइन नहीं रहेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है। जैसे हिजबुल्लाह के चीफ ने भी कहा, वो कितनी देर तक इसको सह लेंगे जब आप देखते हैं बच्चों को मारते हैं, औरतें, ये मेडिसिन नहीं है, खुराक नहीं है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, इसके बाद भी कितनी देर? तो और ये इजराइल पर अब मुनहसर है, इजराइल और उसके आका जो है अमेरिका उस पर मुनहसर है, वो किस हद तक वो, अगर ये फैल गया फिर ये रुकेगा नहीं। अच्छा, आपने जो कहा फैल गया रुकेगा नहीं, अभी पिछले 3-4 दिन पहले डेटा जो दिया था अमेरिका ने, वो ये बताया था कि 2 हफ्ते के अंदर सीरिया और इराक में हमारे खिलाफ 23 हमले हुए हैं। और इस बयान को आए हुए भी तकरीबन 4 दिन हो गए। वो हमले बढ़ रहे हैं, उधर से हूथियों की तरफ से भी हमले हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। तो ये इस सूरत हाल को देखते हुए भी अमेरिका को आखिर ऐसी कौन सी उम्मीद है जंग जारी रहने में कि उन्हें कोई भलाई नजर आ रही है जंग बढ़ने में? हालांकि वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान से जंग लड़ना नहीं चाहते। वो क्या इसकी हिकमत अमली होती है? एक तो अगर आप देखेंगे बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त लोवेस्ट लेवल पर है, डिसमल है। वहां पर उसकी पार्टी में जो है सैंडर्स, जो इसके कंटेंडर थे लास्ट टाइम, जो इलेक्शन में लड़ने वाले थे, या बराक ओबामा, या बहुत सारे डेमोक्रेट्स उसके बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट की जो डॉटर या सन है वो भी फंड रेज करते हैं फलस्तीनियों के लिए,
विद इन हिज पार्टी बहुत रिवोल्ट चल रहा है। और इसके अलावा वो ये दिखाना चाहता है, वहां के जो एक लॉबी है और एक बड़ा ग्रुप भी है अमेरिका में जो इस इजराइल की पूरी हिमायत कर रहा है, उसको वो विन ओवर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को ये पता है, हालांकि मुझे लगता है कि इससे अमेरिका का जो है वहां पर इन्फ्लुएंस मजीद कमजोर हो जाए, कम हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी। क्योंकि एक क्लियर मैसेज गई है कि अमेरिका के लिए इजराइल का वजूद और उसका जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत जो वो सऊदी अरब या इजिप्ट, जॉर्डन या दूसरे कंट्रीज के बारे में उनके ताल्लुकात है, उसकी कोई मायने ही नहीं है। यही वजह है कि कई बार इन लीडरों ने, इन रहनुमाओं ने कंटैक्ट भी किया, मुलाकातें भी की, कोशिश की सीज फायर करने की, उसकी कोई अहमियत ही नहीं दी गई। और उनके ऑन देयर फेस उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी के हम खिलाफ है, वी वांट, ये इनके लिए एक कन्वे मैसेज की गई। आपके क्या औकात है? अच्छा, आम तौर पर जो ये वेस्टर्न मुल्क हैं वो बहुत ही अजीब, कई बार ऐसा लगता है कि रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। जिस तरह से इराक वॉर भी हमने देखी, जिस तरह से उन्होंने तबाही मचाई, अभी ऐसे वक्त में जबकि हमास के लड़ाके मुसलसल इजरायली फौजियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके टैंकों की बड़ी तादाद तबाह कर दी जा चुकी है, ऐसे वक्त में दो बातें कही जा रही हैं जो मेरे पास इमीडिएट इसी वक्त की खबर है। वो ये कि इजराइल के जिम्मेदारान ये कह रहे हैं कि इस जंग के बाद, यानी पोस्ट वार सिनेरियो में, गाजा की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल के पास होगी। दूसरी बात, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने रामल्ला में मुलाकात करके फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से कहा कि इस जंग के बाद में वहां की हुकूमत आपको चलानी है, यानी वो अपने एजेंट को ही वहां पर बिठाना चाहते हैं। ये सिर्फ वेस्ट बैंक में नहीं बल्कि गाजा भी महमूद अब्बास के तहत आएगा। क्या ये आपको ये नहीं लगता कि ये रियलिटी से बहुत दूर की बात कर रहे हैं, या ये गिमिक हो सकता है कि क्या वाकई? देखिए, वो जो है कोई ख्याल बनाए, कोई ख्यालात में किसी को कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये तब पॉसिबल है जब ये लोग टोटली एलिमिनेट कर सकेंगे हमास को। अभी 31 दिन हुए हैं, जैसे आपने खुद भी कहा है, इन्होंने खुद भी एक्नॉलेज किया है कि इनके सोल्जर्स मर गए, उनके जो कुछ टैंक से बख्तरबंद गाड़ियां, उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का एक जो है हाई रैंकिंग ऑफिसर, वो भी मर गया है। जब वो सिचुएशन तब आ जाएगी जब ये टोटली हमास की जो लीडरशिप है इसको एलिमिनेट कर सकेंगे, तब वो आ जाएगी। और प्रॉब्लम ये है, पहले महमूद अब्बास को साइड लाइन किया, इसको वर्चुअली इसको डिफेक्ट बनाया, उसके साथ बात तक नहीं की, वहां पर वर्चुअली इन्हीं की हुकूमत चल रही है। आप ये कहते हैं, और क्या इससे जो है, ये हमने हमेशा देखा, हिस्ट्री का ये लेसन है, अगर एक रेजिस्टेंस ग्रुप को आप खत्म करेंगे, इसके जगह दूसरा खड़ा हो जाएगा। यही पहले यही जो है, एक मिनट में, पहले यही अल फतह ग्रुप था, इनके लिए यही टेररिस्ट था। अब फतह तो आज जो अगर उसको कहेंगे सॉफ्ट है, उसके बारे में फिर ये खड़ा हुआ, इस्लामिक जहाद आया, ये इसके बाद कोई तीसरा आ जाए, चौथा आ जाएगा। बेटर यही है इनके लिए इस मसले को एक्सेप्ट करे और जल्द अज जल्द फलस्तीनियन स्टेट को कायम करने में मदद करे। बनिस्बत हम कंट्रोल करेंगे, हम सिक्योरिटी लेंगे, इससे मसाइल तो हल नहीं होगा, मसला वहां का जूं का तो ही रहेगा। ये सबसे बड़ी बात जो है, अगर दानिशमंद फार साइटेड लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनके लिए ये बेसिकली, जैसे सारे हसन नसरुल्लाह ने भी यही बात कही है कि अमेरिका ही इसके लिए जिम्मेदार है। वही बात यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये कहा कि वैक्यूम में ये सारा कुछ नहीं हुआ है,
जिस पर वो नाराज हो गए उसको निकालो। इसके लिए बेसिक बनाई गई। जब लोगों का काफिया तंग होता है, जब उन पर ज्यादा मुलाय, देन देयर इज नेचुरली रिएक्शन फ्रॉम दैट साइड, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर इस वक्त भी अमेरिका और इजराइल के दूसरे अलाइज ने इस मसले का ये सोल्यूशन नहीं दिया कि इसकी इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट हो, तो देखिए इट विल बी डेंजरस। कब तक अमेरिका फिर इनका बचे? और ये तो साबित हो गया कि इजराइल जो लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा था उसकी इमेज, इट हैज कोलैप्स्ड लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। उसमें कुछ है ही नहीं। रेजिस्टेंट ग्रुप ने उसको एक ही दिन में, एक ही हमले में इसको, यानी कि फॉर 4-5 days देयर वाज नो, पता ही नहीं चल रहा था इजराइल का क्या हाल है। अच्छा, इस बीच में अमान में मुलाकात हुई अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की, और ये अमान वही जगह है जहां 3 हफ्ते पहले जो बाइडेन को वेलकम करने से इनकार कर दिया गया था। अब ये बताइए कि वहीं की जॉर्डन की प्रिंसेस रानिया या क्वीन रानिया जो है, वो ओपनली कह रही है कि अमेरिका जो है वो इस बात को बढ़ा रहा है, जंग को, और बेगुनाहों के कत्लेआम में हिस्सेदार है। तो क्या वहां के उस सिस्टम को, जो हुकूमत इजराइल के बहुत नजदीक समझी जाती थी, जो हुकूमत उन 2 मुल्कों में से एक है मिस्र और जॉर्डन, जिन्होंने इजराइल के साथ सबसे पहले पीस ट्रीटी की थी, वहां समझौता किया था, वहां की एक जिम्मेदार, एक शाही फैमिली का अहम मेंबर, वो इस किस्म से खुलकर के बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल के बीच की कोई एक पोजीशन निकाली है ताकि लोगों का गुस्सा कुछ ठंडा किया जा सके? क्या इसमें वाकई नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो डेफिनेटली है। देखिए, जब कोई प्रिंस, वो जो मलिका है उसकी वाइफ है, हालांकि उसके जो रूट्स है वो पैलेस्टीनियन रूट्स है अगर देखा जाए, और जिस तरीके से क्रिटिसाइज, वेहमेंटली वो क्रिटिसाइज कर रही है अमेरिका का, ये इनडायरेक्टली दे वांटेड टू कन्वे द मैसेज टू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन से, जो प्रेजेंट आपने अप्रोच लिया है इस मसले पर, खुश नहीं है। ये जो वो ऑफिशियली नहीं कहना चाहते हैं। हालांकि पहले भी अगर आपने देखे, जब पिछली बार जियो बाइडेन इजराइल आए तो उस वक्त उन्होंने एक प्लान किया था कि वो जॉर्डन, इजिप्ट और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन उसी वक्त जो हुआ हमला और जिसमें बहुत सारे बच्चे भी मारे गए, तो उस वक्त इन तीनों सरबराहान ने कैंसिल की मीटिंग जियो बाइडेन के साथ, और विदाउट दिस मीटिंग वो वापस वतन चले गए। ये एक किस्म का ये रिबफ था। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि क्वीन का जो बयान है वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है जॉर्डनियन गवर्नमेंट की, जॉर्डनियन लोगों की जो है उनके सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और बार बार कहे, एक स्टेटमेंट नहीं दिया उसने, कई स्टेटमेंट दिए उसके बारे में। और यहाँ तक कि जॉर्डन ने एक स्टेप लिया है एज कंपेयर टू अदर अरब कंट्रीज, उन्होंने अपना सफीर भी वापस बुलाया है। क्योंकि एक तो मेनली अगर पैलेस्टाइन के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो कंट्री है वो जॉर्डन है, वहां पर भी इनके 15-20 लाख पैलेस्टीनियंस आर सेटल्ड ही है। वेस्ट बैंक जो है, मस्जिद अक्सा का जो एरिया है, मस्जिद अक्सा उनके कंट्रोल में है, इसलिए उनके स्टेक्स हायर है एज कंपेयर टू। यही वजह है, अगर आप देखें अब्राहिम अकॉर्ड की मुखालफत दे एब्सटेन, वो ज्वाइन नहीं किया उस वक्त, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक जेरूशलेम जो है, अब तो ये जेरूशलेम की बात करते हैं, वो इसका कैपिटल नहीं होगा पैलेस्टाइन स्टेट का, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है। एक तो ये है। इसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज में जो है रोष तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये कंट्रीज असर्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनकी सरकारें चूंकि ऐसी हैं जिनके अमेरिका और इजराइल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस्म के ताल्लुकात हैं या इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो ये
मैं फिर बात एक उस पर वापस थोड़ा सा और समझना चाहूंगा कि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अमेरिका प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वाली जंग। तो इस प्रॉक्सी जंग का वो नतीजा क्या चाहता है? क्या वो कोई मकसद हासिल कर सकेगा, या जिस तरह से यूक्रेन जंग में यूरोपीय मुल्कों को तबाह किया है, क्या उसी तरह से इजराइल भी तबाह होगा अमेरिका के ही हाथों? देखिए, यूक्रेन और इजराइल के बारे में बहुत डिफरेंसेस भी है। हालांकि यूक्रेन में ये जो था, क्योंकि वो इमीडिएटली इजराइल जो रशिया था उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के था। आप देखिए, आप पिछले जब से ये जंग शुरू हुआ या इससे पहले भी 2-3 महीनों से आप देखते हैं यूक्रेन जंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो तकरीबन जैसे उसको छोड़ दिया है रहम करम पर। उसने एक बार कहा भी, ज़ेलेंस्की ने कहा भी ये कि मुझसे ये हो। प्रॉब्लम ये है, ये डियर इजराइल उनका बेबी है, इलिजिटिमेट बेबी जिसे हम कहते हैं, उसको ये पालते हैं और ये समझते हैं कि सारे वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट रीजन में ये इनकी एक स्टेट है जिसे वो खड़ा रखना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो, अगर आप देखेंगे इजराइल के सराउंडिंग जो भी स्टेट्स है, चाहे वो लेबनान है, सीरिया है, इवन टू दैट एक्सटेंट जॉर्डन जो है, उनके साथ अच्छे आप ताल्लुकात नहीं है। और ये यहाँ तक भी फैल गया है, इराक भी इसमें आया है, या दूसरे कंट्रीज भी आए हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन अब इनमें ये है, इनमें वो यानी कि असर्ट नहीं कर सकते, या वो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इतने इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां पर की है वेस्टर्न कंट्रीज में जिससे वो खोना नहीं चाहते हैं। एक रीजन है। दूसरा, आप हमेशा जो रॉयल्टीज है उनको बैक किया है अमेरिका ने, और अभी तक उनका वो सिस्टम तो है ही नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही नहीं, कहीं पर माइनर है, कहीं कहीं आप बनाया है, शोरा वोरा बनाया है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा बैकिंग तो अमेरिका से ही है। अब वो एक ऑल ऑफ अ सडन वो नहीं कन्फ्रंट करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों फ्रंट्स पर, अगर आपने देखा अरब स्प्रिंग में मिस्र में जो चेंज आई, फिर उसको विद इन 1 ईयर उसको खत्म करने में अमेरिका का हाथ है। या बहरीन में जो आया, अमेरिका ने ही उसको उस वक्त कर, वो उन्होंने सीरिया में नहीं किया, उसमें भी अच्छा, एक सवाल जहन में आता है आमतौर पर लोगों के, कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए हमने उनको देखा, ट्रंप ने तो खुल करके कई बार कहा कि अगर हम इनकी 2 हफ्ते सिक्योरिटी ना दें तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। तो ये सारी हुकूमतें जो अरब हुकूमतें हैं, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा कि आपने कहा, वो ऐसी कौन सी जिसे कहते हैं नब्ज है या नस है जिस पर उनकी पूरी तरह से हाथ है, जब चाहे इन हुकूमतों को गिरा देंगे? वो क्या कुछ है, थोड़ा सा आम लोगों को बताइए, कि क्योंकि आपने बहुत मुल्कों को देखा है अपने आप। देखिए पहले अगर आप देखें, इवन रिजीम चेंज जब वहां पर होती थी, उसमें भी अमेरिका का बड़ा अमल दखल होता था। ये हमने देखा है, पास्ट में देखा है किस तरीके से वो रिजीम को भी उनके जो मनपसंद जो होते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब अरब भी डिपेंडेंट, वो चाहते हैं डिपेंडेंस कम हो, लेकिन डिपेंडेंस के लिए अभी उनके पास वो इतना नहीं इंडिपेंडेंटली कन्फ्रंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने देखा, क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया के है, उसने बाइडेन के साथ कन्फ्रंट्रेशन भी थोड़ा बहुत की, और थोड़ा वो चाइना और रशिया और इंडिया की तरफ ज्यादा यानी कि मुंह होने लगा, और शुरू किया है उसने। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी किए हैं, लेकिन अभी भी उन पर जो है हावी है, जैसा हमने देखा। उसके बाद जब उनको लगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये लोग रशिया और चीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कई बार वहां पर, ब्लिंकन ने कई विजिट्स किए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने किए, CIA के इसने किए, वहां पर उनको ये यकीन दहानी दी, हम आपके डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, हम आपको अब उनको भी कहते हैं आयरन डोम देंगे आपको।
अच्छा, ये आयरन डोम देंगे। मैं एक सवाल जहन में आया मेरे इस वक्त जब आप बता रहे थे, वो ये कि वो अमेरिका जो अपने इस इलाके में फौजी छावनियां बनाए हुए है, जिसमें अब से पहले ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी कि ईरान का खतरा आपके सर पर है, हम आपको सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। क्या वही जो फौजी छावनियां हैं अमेरिका की इस इलाके में, क्योंकि दो किस्म के फौजी इस इलाके में आए हैं, एक तो ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पर जैसे इराक में या सीरिया में, दूसरी तरह से पीसफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ फौजी हैं अमेरिका के कई मुल्कों में हैं। तो क्या यही अमेरिकी फौजी इन बादशाहती हुकूमतों के लिए खतरा भी है, या ये सिर्फ मददगार ही हैं? देखिए, पहले बेसिकली ये सबसे ज्यादा शुरू हुआ है जब सदाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। उस वक्त खासकर सऊदी अरबिया में ये जो उनका जो दहरान इलाका है, क्या उसको कहते हैं, या कई जगह वहां पर जो है कतर के कुछ इलाकों में उन्होंने डिफेंस उनके उस वक्त 3 लाख के करीब थे फौजें आई है, और लड़े भी वही जिसका उन्होंने पूरा मुआवजा भी लिया, वो दूसरी बात है। लेकिन ये उस वक्त दिखा रहा था कि इन लोगों के पास लड़ने के लिए लोग भी नहीं है, वो भी वहां से आए, और कुछ उनमें से किया है, कुछ लोग थे गाइड या कुछ तरीके से जो जैसे वो किया है। अब उसके बाद ये परमानेंटली रहे वहां पर। अब कुछ वो कहते हैं निकले, उसके लिए खर्चा भी देना पड़ता है उनको, हेवी एक्सपेंडिचर देना पड़ता है। कुछ कम हुए हैं, बहुत हद तक कम हो गए, अब 3 लाख तो नहीं है, अब तो इट इज इन थाउजेंड्स। लेकिन चाहे वो है नेवल प्रेजेंस है, एयर यानी कि स्ट्रिप्स उन्होंने लिया वहां पर ये दिए, और बहुत सारे चीजें लिए। अब दूसरी बार उसके बाद हुआ यमन का, जो उस वक्त अमेरिका ने कहा वो पार्टिसिपेट फुली नहीं करेगा, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा देगा। उसमें सैटेलाइट इमेजेस के बारे में कहां पर है, वहां भी इनको ये नहीं हुई है, यानी कामयाबी तो नहीं हुई है। अब ये उसी के रहम करम पर चल रहे थे। अब जब तक ये खुद ऑन देयर ओन वो स्टैंड नहीं हो जाएंगे। आप देखिए एक चीज, ये इनके लिए भी एक लेसन है। अगर आप देखेंगे, इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, 3-3.5 घंटे में सारा आप इजराइल देख सकते हैं, और शायद 90 लाख या मैक्सिमम ये होगा, उसमें भी 10-12 लाख जो है अरब मुस्लिम है। उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी, एटॉम बॉम्ब है उनके पास, जेट्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट, इवन बड़े बड़े कंट्रीज उससे इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। आप इसके अवज देखिए, 21 अरब कंट्रीज, एक में अगर कोई ये बताएगा कि एक वो यानी कि बंदूक की फैक्ट्री किसी के पास होगी, ये तो अलमिया है उनका। इतनी जंगें वहां पर हुई उनको, वो सब अमेरिका के मदद से लड़ते रहे और उनको खर्चा देते रहे, और उनके फौजियों ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये इसके लिए एक छोटी सी कंट्री के मुकाबले में 21 कंट्रियों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया है इसमें तक। सिर्फ ये कि बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े ये बनाए, और इसमें रिसर्च के मामले में कुछ नहीं किया है, स्पेस के मामले में कुछ नहीं किया, टेक्नोलॉजी नेट नो हाउ के बारे में कुछ नहीं किया। ऐसी चीजें नहीं होती है क्या आज के दुनिया में जो है लेटेस्ट वॉरफेयर है, इसमें आप मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, इजराइल ने जो तबाही गाजा में की, उसमें मैक्सिमम उसने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, ग्राउंड का तो लेटेस्ट किया ना, अभी तो एक 1-1.5 हफ्ते भी है लेटर, और सैटेलाइट इमेज के जरिए दे आर गिविंग देम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पीपल जैसे उनको लगता है, और वहां ही टारगेट कहते हैं। हालांकि ये क्लेम करते हैं, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल, जो एम्बुलेंसेज, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उनको तबाह और बर्बाद किया। आजकल लेटेस्ट वॉरफेयर में इनका को तो कहीं है ही नहीं। जब भी अच्छा, यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग है, मस्ट है, किसी अरब कंट्री में नहीं है। उसको 2 साल वो अमेरिका भेजते हैं घूमने के लिए, स्टडीज के लिए, कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, ये इसमें
ईरान ने बहुत ही अपनी फौजी ताकत बढ़ाई है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी बढ़ाई है। एक ही कंट्री है जो इस रीजन में, वो ईरान है, जो अपने बलबूते पर जिसने इराक के साथ वार लड़ा, अपने बलबूते पर लड़ा। अगर चाहे वो कहते हैं इसको ये यमन में या दूसरी जगह है, मिसाइल भी उनके पास है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, सारी चीजें उनके पास है। जो ये अच्छा ड्रोन्स जो कहते हैं, इतने लेटेस्ट ड्रोन्स है जो रशिया ने इनसे एक्वायर किए ताकि वो जो है यूक्रेन वार में इस्तेमाल करे, और ये अमेरिका का एक्सेप्ट करना था, एक्नॉलेज करना था, दे आर डेडलिएस्ट वंस। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपसे बात करके बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिली। और ये कि ये प्रॉक्सी जंग अमेरिका लड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन उसको अपने मकसद कुछ हासिल हो सकेंगे ये बिल्कुल गैर यकीनी है। और हमास पूरी तरह से तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर ये जंग जारी रही, गजा पर हमले जारी रहे, तो ये जंग बहुत ज्यादा फैल सकती है, जिसके नतायज बहुत खराब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।